ओके, सो ये apparatus है, राइट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, और ये उस apparatus की पूरे पॉइंट्स है, उसकी रीजनिंग है. सो गो थ्रू द रीजंस. पहली बात हमने क्या डिस्कस की, इफ यू जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन, सारी बातें यहाँ लिखी हैं. अल्फा पार्टिकल की सोर्स यूज की, कहाँ पे है, ये रही हमारे पास सोर्स. दिस इज द अल्फा पार्टिकल सोर्स, राइट, यू कैन सी माई माउस. ये सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है, सिर्फ सामने जाएंगे बिकॉज सारी साइडों से हमने उसे कवर किया, राइट. अच्छा जी, स्मॉल ओपनिंग है ताकि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जाए. उसके बाद एयर को रिमूव कर दिया है, एयर को पंप आउट करके रिमूव कर दिया, वैक्यूम प्रोड्यूस किया है. वैक्यूम क्यों है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर फॉर वेरी लॉन्ग, दे वुड लूज ऑल देयर एनर्जी विद इन 5 to 6 सेंटीमीटर, सो वी हैव क्रिएटेड अ वैक्यूम सो दे कैन ट्रेवल फ्रीली. उसके बाद हमने गोल्ड फॉयल जो है वो क्या कहते हैं, इसलिए गोल्ड को स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया है. रीजन फॉर चूजिंग गोल्ड इज कि उसको बहुत थिन शीट उसकी बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है बहुत थिन होता है, गोल्ड फॉयल और भी थिन बना सकते हैं, ठीक है. और बहुत थिन इसलिए रखा है ताकि द फॉयल इज ओनली अ फ्यू हंड्रेड layers of atoms. We want a single layer, ideally we want a single layer, but practically वो possible नहीं है. So even have like the thinnest that you can go to is having a few hundred layers of atoms, right? So बहुत ही ज़्यादा कम layers रह गई atoms की, even few hundred. Because अगर आपके कोई भी बहुत thin चीज़ भी, अपने एक piece of paper भी है ना आपका, तो उसकी भी thickness के अंदर thousands and thousands बल्कि millions of layers of atoms होंगी. So हमने बहुत ज़्यादा thin atom जो है thin gold foil यूज़ किया. अच्छा, उसके बाद हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज किया. मैंने यहाँ पे सेंटिलेटिंग मटेरियल लिखा हुआ है, बट इट मींस द सेम थिंग. सो दे गिव अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक इट, ठीक है, एंड द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड अराउंड टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स. ओके, इट कैन बी मूव्ड अराउंड. सो दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट. सेटअप समझ में आ गया. नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. सर ये लास्ट 2 पॉइंट्स में क्या हुआ था? लास्ट 2 पॉइंट्स में बेटा, ये जो ये कोड कवरिंग है ना बेटा, सारी ये कवरिंग, इसमें कोटिंग की हुई है जिंक सल्फाइड की. जिंक सल्फाइड इज अ सेंटिलेटिंग और अ फ्लोरेसेंट मटेरियल. जब अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, और उसको आप ऑब्जर्व करेंगे इस मूवेबल माइक्रोस्कोप से. गॉट इट. जी सर। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. व्हाई आर वी स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स. सो इन इन दोस टाइम्स इट वाज नोन कि हाँ यार, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो काफी, गोल्ड के जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैवी होते हैं. अल्फा पार्टिकल की कॉम्पोजिशन जो है वो हमें उस टाइम पता नहीं थी. वी डिडंट नो व्हाट द अल्फा पार्टिकल्स वर मेड ऑफ. वी नाउ नो. डू यू गाइस नो व्हाट अल्फा पार्टिकल्स आर मेड ऑफ? हैव यू स्टडीड दिस लास्ट ईयर? यू हैव. यस सर. क्या होता है अल्फा पार्टिकल में? दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. याद आ रहा है किसी को? डू यू रिकॉल? ये बात पढ़ी हुई है ना? तो यस, याद आ रहा है. टू पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स दो और टू. प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स. अच्छा, गोल्ड के बारे में सोचो. गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं? काफी सारे होते हैं. आई थिंक टोटल मिला के 80 समथिंग होते हैं, राइट. सो क्लियरली गोल्ड इज मच 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 हैवियर देन योर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है. तो अब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं गोल्ड की तरफ. ये बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो गोल्ड के एक न्यूक्लियस आपके सामने जो है वो हमने रख दिया, राइट. गोल्ड का एक न्यूक्लियस आपके सामने रख दिया. नाउ द प्रॉब्लम इज द गाइज हु आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, they did not know what gold consists of. They just know कि भाई हर चीज atoms की बनी हुई है. We know everything has atoms. Everything is made up of atoms and they are very tiny, right? And बहुत सारे जो हैं वो atoms हैं गोल्ड की फॉइल में. बस हमें इतना पता है. We don't know what's at the center of the atom, but we did know कि electrons exist करते हैं. So before this experiment was done in I think 1915 or 1910, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस को ऑलरेडी पता था. इलेक्ट्रॉन्स वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, बट जो एटम का मॉडल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. सो व्हाट दे थॉट ऑफ द एटम वाज, वो सोचते थे कि एटम जो है ना उसका एक प्लम पुडिंग मॉडल था उनके पास. अब प्लम पुडिंग मॉडल पता है कैसा होता है? इफ दिस इज द एटम, दे थॉट के द होल पुडिंग इज, दिस इज अ पुडिंग, राइट, एंड इट्स ऑल पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें प्लम्स जो हैं वो थ्रो इन किए हुए आपने. those plums are negatively charged electrons and they're just scattered around the whole pudding. This was the plum pudding model which existed before, and obviously we now know this is not the atom. This is not what the atom
इज राइट, एटम इस तरह नहीं होता। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिसअप्रूव हो गया था और नया मॉडल हमने क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लिया था, विच इज द मॉडल जिसमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब आपने गोल्ड फॉइल के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, गोल्ड फॉइल के साथ ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू स्ट्राइक द गोल्ड फॉइल, राइट? They are going to strike the gold foil, and then we are going to see that after they strike the gold foil, where do they go? Do they go here? Do they go here? Do they rebound and just come back, or do they just pass straight through? तो अब हमें ये समझना है कि ये अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट दे वर ऑब्जर्विंग। सो जहां पे आपको टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट्स नजर आना शुरू होंगे around the chamber, the vacuum chamber, that's where the alpha particles are going, right? So where do you think the most of the alpha particles went? Where did most of the alpha particles went? अब ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है, सो अगर नहीं याद तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड a tiny flashes of light over here। यहां पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स ने आके हिट किया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल? 95% कह रहा हूं, समझ लो 95% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डूइंग व्हाट? दे आर जस्ट पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। समझ में आ रही है? मतलब उनकी डेविएशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, एंड दे आर लिटरली जस्ट पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉयल। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आप के पास एक विंडो है, ठीक है, आपके रूम में एक बड़ी सी विंडो है और उस विंडो में ग्लास नहीं लगा हुआ, लेकिन उस विंडो में ग्रिल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक ग्रिल लगी हुई है। आपके पास एक रूम में बड़ी सी विंडो है, उसमें ऐसे करके ग्रिल लगी हुई है। अच्छा, आपके पास ना बहुत सारी टाइनी बॉल्स हैं आपके हाथ में इस साइज की, राइट? एंड यू जस्ट बेसिकली थ्रो दीज बॉल्स थ्रू द विंडो। अब अगर आपकी बॉल्स विंडो के गैप से बहुत ज्यादा छोटी होंगी तो व्हाट विल हैपन? most of the balls, if they were like really tiny like this, they would just pass through the window, they would just pass through these gaps, most of them, and it will be very rare कि वो किसी ग्रिल के बाउंड्री को हिट करेंगे और रिबाउंड करेंगी या डिफ्लेक्ट होंगी। कुछ होंगी जो साइड से टकरा के, ऐसे साइड से टकरा के गुजर जाएंगी विंडो से, बट दे विल चेंज देयर डायरेक्शन, and some of them might just hit like one of these grill parts and then just simply rebound, but वो बहुत rarely होगा। if the balls are really small, if the balls were really big, then obviously most of them would just rebound off the window, right? तो इस केस में मैं जो विंडो की एनालॉजी यूज कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी विंडो जो है वो तुम्हारा गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल की लेयर्स ऑफ एटम्स हैं, राइट? ये जो आपकी ग्रिल है उसमें आपकी गोल्ड फॉइल में लेयर ऑफ एटम है, एटम्स का पूरा स्ट्रक्चर है, और जो हमारी बॉल्स हैं वो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। Now alpha particles just went straight through the gold foil, मतलब यहां से रुके ही नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। They just kept passing through it. 95% of them, 95% of them passed straight through and were only deflected by less than 10 degrees. ये जो मैंने रीजन बनाया है, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स यहां पे डिटेक्ट हुए, and this is a deflection of less than 10 degrees. 10 degrees. 10 डिग्री से कम की डिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर रहे हैं। अभी एक पहली ऑब्जर्वेशन थी, तो पहली ऑब्जर्वेशन आपने रीड कर ली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू। पहली ऑब्जर्वेशन रीड कर लिया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, कुछ अल्फा पार्टिकल्स और थे जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे, राइट? अल्फा पार्टिकल्स कुछ आपके थोड़े से, कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ हुए। So some of them did deflect more than 10 degrees, more than around let's say 4 or 5% of them, ठीक है? And then less than 1%, almost समझ लो 1 in 10,000, मतलब बहुत ही rarely 1 in every 10,000 alpha particles, ये बहुत ही छोटा रेशियो है, राइट? Less than, this is 0.001% I guess, बहुत ही छोटे कहते हैं बहुत ही छोटी प्रोबेबिलिटी के साथ, और बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या लिखी हुई है? दूसरी ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया आपने, सम डिफ्लेक्ट, मोस्ट वेंट स्ट्रेट थ्रू।
some deflected slightly, and then almost 1 in 20,000 या कहीं लिखा होता है 1 in 10,000 were deflected but through an angle more than 90 degrees. मतलब they appear to bounce back off the foil. अब 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो ऐसे रिवर्स में वापस आ रहे हैं इस तरह. तो बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई ब्राइट स्पॉट डिटेक्ट हो रहा है इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे. रेयरली, बहुत ही रेयरली. ठीक है, मेजॉरिटी कहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं? इस रीजन में. कुछ 4-5% यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही रेयरली यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं. ये 3 ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की. समझ में आ गई? ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर है? आर वी क्लियर अबाउट द ऑब्जर्वेशंस? यू नीड टू मेमोराइज दिस, यू नीड टू नो दीज ऑब्जर्वेशंस. ओके, अब इनसे हमने इन्फर करना है, इनसे हमने डिड्यूस करना है कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है. इन ऑब्जर्वेशन से फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अपने मॉडल में क्या अपडेट्स लेकर आए. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस अब समझ लो, याद कर लो जल्दी, क्विकली. मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट. So I want everyone to just see and write down maybe or take a screenshot or memorize these observations. So ये observations थी आपकी. Now the question is, 1 मिनट बेटा, जरा 1 मिनट होल्ड करना. मैं राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने देख ली. अब जरा हम देखते हैं कि इनसे हम कंक्लूजन्स क्या निकाल रहे हैं. तो कंक्लूजन ये निकाली यार कि पहली बात तो ये निकलती है कि अगर आपके अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादातर स्ट्रेट थ्रू पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोस्टली आपका जो एटम है वो एम्प्टी है. कैन वी से कि लिटिल और नो डेविएशन हो रही है. And this is with most alpha particles, right? So what does that say? It say कि most of your atom is empty. तभी तो वो straight through pass कर रहे हैं. Like there is nothing stopping them. There is nothing exerting a force on them. There is nothing that's affecting the alpha particles, and they just pass straight through the gold foil, right? So whatever is inside the atom, जो भी है एटम के अंदर, वो बहुत ही छोटी सी जगह पे प्रेजेंट है और मेजॉरिटी जो एटम का वॉल्यूम है वो एम्प्टी है. पहली कंक्लूजन तो ये निकलती है. दिस शुड बी फर्स्ट पॉइंट, बट चलो कोई बात नहीं, सेकंड पे लिखा हुआ है, कोई बात. तो ये बात समझ में आ रही है? सो आपने ये जो पहली वाली ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी हुई है, वो सेकंड नंबर पे जो कंक्लूजन है उसके साथ लिंक कर ली. मुझे नंबर 1 पे लिखनी चाहिए थी, बट खैर है. एनीवेज, सो ऑब्जर्वेशन लिंक हुई हमारी, समझ में आया? व्हाट एल्स? Now there were slight deflections, right? कुछ थोड़ी बहुत deflections हो रही थी. अल्फा पार्टिकल रीबाउंड तो नहीं कर रहे थे, जाके स्टक तो नहीं हो रहे थे गोल्ड फॉइल में, but they did deviate a little bit, which means कि कोई repulsive force है उनको जो फील हो रही है, right? कोई उन पे फोर्स लग रही है, उनकी जो डेविएशन है वो किसी फोर्स की वजह से है, right? अब उससे हमने सोचा कि ये पता था ऑलरेडी, it was known that the alpha particles are positively charged. If alpha particles are positively charged, then whatever is repelling them must also have what charge? Also Positive. have charge. So इससे हमें पता चल गया कि whatever is at the center of the atom, it has a positive charge in it because there is repulsion taking place, right? But then अब conclusion ये निकल रही है कि बहुत rarely ऐसा हुआ कि particles जो हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा deviate हो गए. So those deviations that are more than 90 degrees are only taking place when an alpha particle is directly approaching that something in the atom. मतलब वो बिल्कुल अगर एटम के अंदर जो भी मैटर है, like हमने कहा कि एटम के अंदर जो भी है वो बहुत स्मॉल है. Most of your atom is just empty, right? But there is something very small in the atom. और जब हमारा अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसको अप्रोच करने वाला होगा, तभी मोस्ट प्रोबेबली ये अपना रीबाउंड की तरह से बिहेव कर रहा है, राइट? सो ऑलमोस्ट लाइक इट्स रीबाउंडिंग व्हेन इट इज रियली जस्ट अबाउट टू कोलाइड विद दैट, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट करके वापस आ जाता है. एंड दैट आल्सो अगेन यहाँ पे वो रिपल्जन वाला पॉइंट रिपीट हो जाता है कि ये इसको अप्रोच करके
बहुत करीब आ जाता है कोलाइड करने के, बट देन इट जस्ट रीबाउंड्स। सो इससे हमारे पास वो रिपल्जन वाला पॉइंट और पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट रीइंफोर्स होता है दोबारा से। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बट इट वाज हैपनिंग वेरी रेयरली, व्हिच मींस कि व्हाटएवर इज देयर इन द एटम, व्हाटएवर इज रिपेलिंग दोस अल्फा पार्टिकल्स इज वेरी 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 स्मॉल, राइट? एंड सिंस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, अगर आपका मेजॉरिटी एटम जो है वो एम्प्टी है, तो हमारा जो मेजॉरिटी मास है एटम का, हमारे एटम का जो मेजॉरिटी ऑफ द मास है, एंड बाय मेजॉरिटी आई मीन लाइक 99.99% ऑफ द मास ऑफ द एटम, हमारे एटम का मेजॉरिटी मास कहाँ पे है? इस छोटे से रीजन में। अब उस छोटे से रीजन का फिर हमने बोला कि कोई नाम रख देते हैं। सो हमने इस छोटे से रीजन का क्या नाम रखा? एटम के जो सेंटर पे जो छोटा सा रीजन है, व्हाट डिड वी कॉल इट देन? वी कॉल्ड इट द न्यूक्लियस। ओके, सो कंक्लूजन ये निकाली कि मोस्ट ऑफ द एटम, most of the mass, right, and the positive charge of the atom is concentrated in a very small space which we call the nucleus. The rest of it is empty. Okay, और वो जो particles थे जो बहुत close approach कर रहे थे न्यूक्लियस को, only those were getting deflected by bigger deviations, bigger angles. The rest were basically just passing through and maybe deviating, but by a very small angle. So now this is what the picture of the atom looks like. They said okay, अगर ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है तो एटम की किस तरह की पिक्चर बना लेते हैं। ये हमने एटम की पिक्चर बना ली। सो देखो, जो पार्टिकल दूर से गुजर रहा है, जो पार्टिकल जितना दूर से गुजर रहा है वो उतना ही लेस अफेक्टेड है, राइट? लेकिन जो पार्टिकल थोड़ा सा करीब से जा रहा है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, सो इट गेट्स क्लोज, सो इसकी डेविएशन थोड़ी सी ज्यादा है। बट अब वो पार्टिकल जो बिल्कुल ही हेड ऑन कोलाइड करने वाला है, लुक एट दिस, उसकी डेविएशन तो 90 डिग्री से भी ज्यादा है, या फिर ये वाला है जो कि 90 डिग्री से भी ज्यादा डेविएट कर रहा है। So these are the particles that are approaching very close to the nucleus. But if this was your atom, let's suppose if this was your atom, तो इसमें मेजॉरिटी तो न्यूक्लियस के करीब नहीं आएंगे ना, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो और दूर से गुजरेगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, तो मेजॉरिटी विल जस्ट पास स्ट्रेट थ्रू, राइट? अब एक और बात समझनी है कि इतना रेयर था ये 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन के, आपको ये बात समझनी है कि जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एटम के मुकाबले में। तो न्यूक्लियस का जो साइज है, मतलब अगर मैं एटम बनाता हूं और मैं कहता हूं उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर्ड टू द डायमीटर ऑफ द एटम, राइट? अब इसकी एनालॉजी मैं ऐसे दे सकता हूं कि अगर फुटबॉल स्टेडियम है तुम्हारे पास या क्रिकेट का स्टेडियम है, चलो अगर वो क्रिकेट का स्टेडियम एटम है, क्रिकेट का स्टेडियम एटम है या फुटबॉल का स्टेडियम एटम है, तो स्टेडियम के सेंटर में जो फुटबॉल रखी हुई है वो भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं करती। इवन दैट फुटबॉल इज मच टू बिग टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। सो लेट्स से देन यू रिप्लेस दैट फुटबॉल विद अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट वाली बॉल से आप उसे रिप्लेस कर दो। इवन नाउ द क्रिकेट बॉल इज टू बिग टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस compared to the atom on that scale. So then what is it? फिर क्या, किस चीज से रिप्लेस कर दें? एक चेरी से रिप्लेस कर दें, चेरी का साइज और छोटा होता है, या गोल्फ की बॉल, चलो पहले और थोड़ा बड़े से आते हैं, गोल्फ की बॉल, इवन द बॉल, और या फिर टेबल टेनिस की बॉल ले लो, इवन दैट इज टू बिग टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस कंपेयर टू द स्टेडियम। चेरीज भी बहुत ज्यादा है, हाँ, बट चेरी के अंदर से जो वो निकल रहा है ना, सीड निकल रहा है, यू कैन प्रॉब्ली कंपेयर दैट टू द साइज ऑफ द एटम एंड से कि हाँ यार ये जो साइज है ना, ये एटम, ये हमारे स्टेडियम के मुकाबले में एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो नाउ आई होप कि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हाउ स्मॉल द न्यूक्लियस इज कंपेयर टू द एटम। ओके, सो ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये कंक्लूजंस हैं, यू शुड बी एबल टू लिंक देम, यू शुड नो व्हाट द एपरेटस इज, एंड यू शुड नो कि हम इस एक्सपेरिमेंट से हमारी कंक्लूजन क्या निकली। नाउ रिमेंबर, डिड वी टॉक अबाउट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दिस whole experiment? No, because at the end of this experiment, when this was done, they only just discovered the nucleus and that it was positively charged. They still do not know at this point
they still do not know what is inside the nucleus. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी फिर कुछ सालों बाद हुई, और फिर उसके कुछ 10-15 साल बाद और जाके उन्हें यह आइडिया हुआ कि यार प्रोटॉन्स का मास जो है, it doesn't fully account for all the mass of the atom. There is something that is inside the nucleus that has a mass but does not seem to be charged. और फिर न्यूट्रॉन उसके भी बाद डिस्कवर हुआ. So do not confuse कि इस एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन्स जो हैं वो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी इंक्लूडेड हैं. No, in this experiment they only discovered what? The nucleus, and they discovered that it is very 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 small compared to the atom, and they discovered that the nucleus has a positive charge on it. ये तीन बातें डिस्कवर हुई. न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, एटम का एक सेंटर है, कोर है, कोर पॉजिटिवली चार्ज है और कोर बहुत स्मॉल है उसी में, और एटम का मेजॉरिटी मास उस न्यूक्लियस के अंदर है. So 99.99% of the atom's mass is held by that nucleus. Are we good? समझ में आ गया? आगे चलें. तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम एटम के करंट मॉडल पे आ जाते हैं. सो दिस इज द सिंपल मॉडल ऑफ द एटम. दिस इज व्हाट वी थिंक द एटम लुक्स लाइक. ओके, सो नाउ टुडे दिस इज व्हाट द एटम लुक्स लाइक. सिंपल मॉडल ऑफ द एटम में क्या है? यू हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स हैव अ चार्ज. कौन सा चार्ज? प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स, ये भी न्यूक्लियस के अंदर है. the neutrons and protons are held together, they are glued together by a very strong attractive force. We'll talk about that later. ठीक है? And then orbiting the nucleus is your electrons. Now remember, neutrons and protons are much 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 heavier than the electrons. That's why we were saying कि nucleus जो है उसमें atom का majority mass exist करता है. ठीक है? Electrons are negatively charged, just remember, and they are much 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 lighter. They are much they have a very less mass compared to the protons and neutrons. अच्छा, मैंने एटम का डायमीटर आपको दिया हुआ है, उसके एटलीस्ट 10 की पावर दी हुई है. तो 10 to the power -10 is the approximate diameter of the atom. और न्यूक्लियस का भी डायमीटर दिया हुआ है. So obviously the nucleus is smaller than the atom. The picture is misleading, because if I were to say how many times smaller is the nucleus compared to the atom, मतलब एटम के डायमीटर को किस नंबर से डिवाइड करोगे तो न्यूक्लियस का एटम आएगा. इनकी 10 की पावर में 5 का डिफरेंस है. 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग? 10 की पावर 5, व्हाट नंबर इज दिस? राइट, ये क्या नंबर है? दिस इज 100,000. इज दैट राइट? 100,000. सो 10,000 से 100,000 के बीच में कभी कभार ये डिफरेंस 10 की पावर 4 का होता है, कभी कभार ये डिफरेंस 10 की पावर 5 का होता है. सो देयर इज ऑब्वियसली डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट जनरली 10,000 से 100,000 के बीच में रेशियो है न्यूक्लियस और एटम के साइज का. सो जनरली यू कैन से दैट द न्यूक्लियस इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन योर एटम. सो द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. तो पिक्चर, द डायग्राम्स इन ऑल योर टेक्स्ट बुक्स आर मिसलीडिंग. ऑल द पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट आर मिसलीडिंग, ऑल द डायग्राम्स. ठीक है? क्योंकि रियल में तो अगर मैं एटम इस साइज का बनाता हूं, इफ आई मेक एन एटम ऑफ दिस साइज, राइट, देन आई कांट इवन सी द न्यूक्लियस एट दिस स्केल. और मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक स्टेडियम के साइज का एटम है तो न्यूक्लियस तो सिर्फ एक चेरी के सीड के बराबर है. क्लियर हो गई बात? ठीक है? सो सजेस्टेड मॉडल आपने पढ़ लिया, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट साइजेस याद होने चाहिए. यू शुड रिमेंबर द अप्रोक्सीमेट साइजेस. ठीक है? द रेडियस ऑफ द एटम, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, स्पेसिफिकली एटम और न्यूक्लियस का रेडियस और डायमीटर, जो मर्जी बोल लो, याद होना चाहिए. ठीक है? क्लियर होगी बात? अब ये मॉडल तो सबको क्लियर है, और ये बहुत बच्चों वाली चीज है, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम तो लगाएंगे नहीं. क्लियर होगी ये चीज? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियाइड नोटेशन. न्यूक्लियाइड नोटेशन अगेन आपने सीखी थी. कब सीखी थी? IGCSE में सीखी थी, जब आप अल्फा बीटा गामा डिके की इक्वेशंस शो करते थे. ठीक है? या डिफरेंट पार्टिकल्स को जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो वो भी अपनी न्यूक्लियाइड नोटेशन में लिखे हुए होते हैं. राइट? तो आज हम इसको देख लेते हैं. ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के अंदर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. एटम में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. व्हाट आर दे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स collectively they have a name called न्यूक्लियॉन्स. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. जब मैं न्यूक्लियॉन का वर्ड यूज करूं या कहीं पे यूज हो तो डोंट फॉरगेट के न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड होते हैं. राइट? सो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन give the nucleon number
और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द मास नंबर एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द लेटर ए। तो किसी भी न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन नंबर आपको क्या बता रहा है, या मास नंबर क्या बता रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम। सेकेंडली, अब आपको यहां पे आगे बात करनी है हमारी न्यूक्लियाइड नोटेशन के बारे में। सर ये नंबर्स याद करने। नंबर्स अभी बता रहा हूँ मैं, नंबर्स पे आ रहा हूँ। Just give me a minute. Why do I think there's a point missing from over here? I should have written another point over here, but anyways, कोई मसला नहीं, बच्चों वाली बात है तो आपको याद ही रहेगी। चलो आ जाओ वापस चले। So we were saying कि एक और नंबर भी तो होता है न्यूक्लियाइड नोटेशन का। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को शो करते हो, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को पीरियोडिक टेबल में देखते हो, तो वो कैसे लिखा हुआ होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। हीलियम की एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने राइट साइड पे। क्या क्या है ये एलिमेंट्स? डू यू रिकॉग्नाइज देम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ओ वाला। अब ऑक्सीजन के अंदर एक नीचे नंबर लिखा हुआ है, एक ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अभी विल कम टू दोस नंबर्स, प्रोबब्ली एवरीवन नोज देम, बट हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। ये AU जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल्ड। गोल्ड को, ओके। और ये U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरेनियम। uranium. So there are obviously more than 90 elements in the periodic table. Point is कि ये जो numbers है ये क्या represent कर रहे हैं? So ये जो top वाला number है, अब इसकी general form हम discuss कर लेते हैं। बेटा ये जो top वाला number है इसको कहते हैं nucleon number or the mass number A. This basically shows you the number of protons plus the number of neutrons inside that nucleus. X जो है उसकी जगह पर कोई भी सिंबल आ जाएगा, H आ जाएगा फॉर हाइड्रोजन, He आ जाएगा फॉर हीलियम, आई डोंट नो, गोल्ड का है, सिल्वर का सिंबल है, नाइट्रोजन का अपना सिंबल है, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, गोल्ड का AU है, मैग्नीशियम का Mg है, सबका अपना अपना सिंबल है, राइट। सो उनका आपने सिंबल जो है वो लेटर्स में लिख लिया। नीचे वाला नंबर क्या शो करता है? Z। द नंबर Z रिप्रेजेंट्स द प्रोटॉन और द एटॉमिक नंबर। अच्छा, नाम ये दोनों याद रखने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर वो आपको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना न्यूक्लियॉन नंबर किस चीज की बात हो रही है। Or they might just call it the mass number, so you should know what they're talking about. Or atomic number या proton number means the same thing, and it just simply means the number of protons only in that element. तो अब इस छोटी सी बात को याद रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे फिर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैसे पता चलेंगे? आप A में से Z को माइनस कर देंगे, राइट, बिकॉज A इज गिविंग यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो उसमें से जब प्रोटॉन्स निकाल दोगे तो खाली N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उनके ऊपर आ जाते हैं, अब जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, और इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो आ जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग ऑफ हुई हुई है, बट होपफुली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने उसका रेस्ट मास लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज इफ दे आर ट्रेवलिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो इनका मास भी डिफरेंट हो जाता है। दैट्स समथिंग दैट यू विल लर्न इन यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स, बट फिर भी जस्ट फॉर, हमसे मास भी लिख सकते थे, बट टेक्निकली करेक्ट होने के लिए हमने रेस्ट मास लिख दिया। तो समझ लोगे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, व्हेन दे आर ट्रेवलिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, देयर मास एक्चुअली चेंजेस। बट अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम सिर्फ रेस्ट मास की बात कर रहे हैं। सो कंसिडर अ प्रोटॉन एट रेस्ट, उसका मास केजी में कितना है? मास का ऐसा यूनिट केजी है ना, तो हम केजी में उसका मास लिख रहे हैं 1.67 ब्ला 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 टाइम्स 10 टू द पावर -27 kg। ये 10 की पावर -27 है, ठीक है। सो मैं इसको सही करके बाद में लिख दूंगा आपके नोट्स में, पर होपफुली अभी मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। सो प्रोटॉन का ये मास है। ओके, लेट्स लुक एट द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इज न्यूट्रॉन हैवियर देन द प्रोटॉन और लाइटर देन दैट? देखो जरा गौर से इन दोनों वैल्यू। सेम है। स्लाइटली हैवियर, बिकॉज अगर थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाओ तो वहां पे 2 है और यहाँ पे 4 है। सो वी कंसिडर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप टू द नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो
तो yes they are the same mass, but in reality yes slightly, जितना आप और precision के साथ measure करो तो पता चलता है कि a neutron is slightly heavier than the proton. Okay, then you look at the electron, 9.1 times 10 to the power minus 31. So what do you see? सबसे पहली चीज क्या पॉप आउट करती है कि 10 की पावर minus 31 है. So is the electron heavier than the above two or lighter? Lighter. Lighter. कितना lighter है? तो काफी ज्यादा light है. If you divide the numbers, you will get something around 1800. मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अराउंड 1800 टाइम्स लेस हैवी है कंपेयर टू द प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन जनरली. चलो इसको राउंड ऑफ करके 2000 भी याद कर लो तो सही है. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. अब इसके बाद अभी फिलहाल आई वुड से जस्ट इसको इग्नोर करो 1 मिनट के लिए. ठीक है, और आ जाओ चार्ज के कॉलम पे. अब चार्ज का जो कॉलम है, चार्ज हमने चलो अभी तो नहीं पढ़ा, अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, बट चार्ज का एसआई यूनिट किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम देयर ओ लेवल्स और आईजीसी? Coulomb. कूलम्स. तो वो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है यूनिट, चार्ज का जो सी लिखा हुआ है यूनिट वो कूलम्स है. अब चार्ज की वैल्यू एक प्रोटॉन पे कितनी है? पॉजिटिव है, पहली बात तो ये. न्यूट्रॉन पे चार्ज है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. बट देन कंपेयर द साइज ऑफ द चार्ज एंड ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का साइज ऑफ द चार्ज कंपेयर करो, किस पे ज्यादा चार्ज है? व्हाट वुड यू से? जवाब नहीं आ रहा. मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने बहुत? मैं कह रहा हूँ उनका साइज कंपेयर. सर आप दोबारा पूछ सकते हैं? बराबर है दोनों का चार्ज. सो डोंट से कि वो पॉजिटिव है तो इसलिए वो बड़ा है. ठीक है, मैं ओ लेवल के बच्चों से पूछ रहा था तो ज्यादातर बोल रहे थे सर प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज होता है. बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आर्बिट्रेरी चॉइसेस हैं. जैसे मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो ये तो नहीं होता ना कि नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रांग होता है. देयर आर जस्ट पोल्स जिनको हमने अपनी मर्जी से नाम रख दिया है. ए और बी भी तो नाम रख सकते थे. इसी तरह चार्जेस का नाम हम रेड और ब्लू भी रख सकते थे. सो वी जस्ट कॉल्ड देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. प्लस और माइनस जो है वो नेचर है चार्ज की. जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो दोनों का सेम है. सो अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैंसिल आउट, और अगर आपके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? 0, बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गया. इसी तरह अगर आपके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? 0 ही कंसिडर होगा. ठीक है, अब इस वाले कॉलम को भी 2 मिनट के लिए इग्नोर करो. ठीक है, अब आ जाते हैं. अब मास के अंदर मैंने मास के 2 कॉलम्स रखे हैं, राइट? मास के भी 2 कॉलम रखे हैं और चार्ज के भी 2 कॉलम रखे हैं. What is the difference between the 2 columns? You're just being introduced to a new unit of mass. इस यूनिट को कहते हैं U. जैसे kg होता है इसी तरह ये U होता है. U का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास. यूनिफाइड एटॉमिक मास. यूनिफाइड एटॉमिक मास की वैल्यू होती है 1.66. U की वैल्यू होती है 1 U का मतलब होता है. So 1 U basically means, 1 मिनट देना मुझे, I'll explain. 1 U is 1.66. ये आपको वैल्यू याद तो नहीं रखनी बट आपके डेटा में गिवन होता है. अगर मैं यूनिफाइड एटॉमिक मास और केजी की कन्वर्जन बताऊं आपको, so this is the conversion. 1 unified atomic mass equals 1.66 times 10 to the power minus 27 kg. अब ये जो नंबर है ये प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से बहुत सिमिलर है. इफ यू लुक एट दिस नंबर एंड इफ यू लुक एट दिस नंबर, 1.67 है 1.66 है, ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, सो प्रोटॉन का मास इज स्लाइटली लार्जर देन 1 U और न्यूट्रॉन का मास भी इज स्लाइटली लार्जर देन 1 U. तो मैं अगर उनका केजी में मास जो है, ये जो केजी में मास लूं, ये मेरा प्रोटॉन का मास है केजी में, और इसको मैं U की वैल्यू से डिवाइड कर दूं. U की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, किया हुआ मैंने यहाँ पे. केजी में मास लिया और U की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ अ प्रोटॉन इन यूनिफाइड एटॉमिक मास, एंड दिस इज गिवन टू अ लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब 8-10 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर दिया हुआ है. बट इफ यू वर टू जस्ट राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन दिस इज जस्ट 1. एक प्रोटॉन का मास सिंपली 1 U कंसिडर किया जा सकता है इफ यू आर नॉट बीइंग वेरी प्रिसाइज.
और न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वली कंसिडर किया जा सकता है, हम कह सकते हैं वो भी 1U के बराबर है। बट इफ यू गो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाँ भाई 1.01 हो गया और उसका भी 1.01 आ गया। अभी भी आप कहोगे यार दोनों बराबर ही हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाओगे तो हाँ वो 1.007 है और वो 1.009 हो जाएगा। सो 4 सिग्निफिकेंट पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल रियलाइज ओके न्यूट्रॉन रियलिटी में थोड़ा सा प्रोटॉन से हैवी है, ठीक है। बट ऑल फॉर आवर पर्पसेस वी विल जनरली टेक देम एज इक्वल, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखेंगे, सेम इनको कंसिडर करेंगे। तो आपको U से kg में कन्वर्जन और kg से U में कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। U की वैल्यू मैंने नीचे लिखी हुई है टाइप करके, सो आई एम जस्ट गोना इरेज दिस वरना हमें डबल डबल होगा। तो U से kg से U में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे, ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, इसी को रीअरेंज कर लो। मतलब अगर आपके पास U में मास है और kg में कन्वर्ट करना तो 1.66 टाइम्स 10 टू द पावर -27 को इससे जाके मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर मास इन किलोग्राम। बात समझ में आ गई बेटा? अभी तक क्लियर है? मसले मसाइल तो नहीं है? अब याद रखो तुम लोग ये जो पढ़ते थे, आप लोग ओ लेवल में जब पढ़ते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, तो आप बोलते थे 1 होता है 1, याद है? वो जो 1 था वो यही 1U था, बिकॉज आप रिलेटिव मास पढ़ रहे होते थे वहां पे, ठीक है। वो ये यूनिफाइड एटॉमिक मास के अंदर ही उसे हम 1 कह रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो जब आप बोलते थे कि 1U, यार मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई लिख रहा है, मजे ले रहा है, आईपैड आईडी, हु आर यू, आपने उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ। स्क्रीन क्लियर कर दो बेटा। ओके थैंक यू, 1 मिनट रुकेंगे प्लीज, मैं सेटिंग ही ऑफ कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। चलो ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज कि ये जो U की वैल्यू है ये हम यूनिट क्यों यूज कर रहे हैं। यार मसला ये है कि आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लेवल पे जा रहे हो, एटम्स के लेवल पे जा रहे हो, तो मासेस की वैल्यू इतनी छोटी है कि kg जो है ना उसको एज अ यूनिट यूज करना बहुत मुश्किल है। लाइक इट्स वेरी ऑकवर्ड to write 10 to the power -27 every time, and it's like the masses are so small, so it's easier to discuss them in U, क्योंकि अब मैं 1U बोल रहा हूँ और या 1.007 बोल रहा हूँ, so it still sounds a little sensible, कंपेयर करना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हमने चार्ज के लिए भी एक छोटा यूनिट इंट्रोड्यूस करवा लिया। E की वैल्यू, चार्ज जैसे यूनिफाइड एटॉमिक मास जो है वो U होता है, इसी तरह चार्ज की ऐसा यूनिट तो कूलम्स ही है, लेकिन चार्ज का एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं E, and this is basically known as elementary charge. What do you call it? You call it the elementary charge. ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक E की वैल्यू होती है 1E equals 1.6 times 10 to the power -19 coulombs. So essentially ये जो प्लस 1.6 टाइम्स 10 to the power -19 कूलम है, ये +1E के बराबर हो गया, खत्म। और ये जो -1.6 टाइम्स 10 to the power -19 है इलेक्ट्रॉन, ये -1E के बराबर हो गया इसका चार्ज। तो अब आप जो पढ़ते हो या केमिस्ट्री में भी अक्सर लिखते हो कि यार इस आयन के ऊपर +2 का चार्ज है या -2 का चार्ज है, वो आप E के यूनिट्स में लिख रहे होते हो असल में। जब आप जैसे लिखते हो ना सोडियम का, लेट्स सपोज सोडियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही होता है, पहले ग्रुप में होता है, आप ऐसे लिखते हो प्लस, तो असेंशियली आप यहाँ पे 1E लिख रहे हो, ये 1E है। जब आप मैग्नीशियम का आयन लिख रहे हो यार ये है 2+, तो आप असेंशियली ये बताना चाह रहे हो कि इस पे चार्ज है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम्स 10 to the power -19 कूलम, राइट। मतलब ये आ जाएगा कितना, पॉजिटिव 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19 कूलम। बात समझ में आ रही है? सो चार्ज की वैल्यू जब हम 1 या 2 या इलेक्ट्रॉन पे बोलते हैं -1 का चार्ज है, वो असल में -1E है, जो पूरी बात अगर आप करें। इज दैट क्लियर? So now will you be able to convert between E and coulombs and U and kg? यूनिफाइड एटॉमिक मास को kg में कन्वर्ट एंड वाइस वर्सा करना आना चाहिए, और एलिमेंट्री चार्ज को कूलम्स एंड वाइस वर्सा आना चाहिए। एंड अगेन दोनों की एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सिंपल और आसान तरीका है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर एटम्स। ये हमारे पास न्यूक्लियाइड नोटेशन थी, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एवरीवन शुड नो दैट हमने कहा A होता है न्यूक्लियॉन नंबर विच शोज यू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। Z होता है एटॉमिक या प्रोटॉन नंबर, और ये आपको सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो है ना बेटा आपका, ये आपको सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी कॉल इट द न्यूक्लियाइड नोटेशन। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियाइड नोटेशन कहते हैं। ये सब आपको न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरे एटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। बट यूजुअली एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं
जो उसका प्रोटॉन नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है. सो इफ आई से कि गोल्ड के अंदर 97 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गोल्ड के अंदर 97 प्रोटॉन्स हैं. दैट ऑल्सो बेसिकली मीन्स कि अगर वो एटम न्यूट्रल है, मतलब उसका आयन नहीं बना, उसने कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 79 लिखा हुआ है, सॉरी मैं 97 बोल रहा हूँ. 79 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें. इसी तरह अगर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, तो उस न्यूक्लियस को ऑर्बिट भी कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑर्बिट कर रहे हैं. ठीक है बेटा. तो अब ये आपके लिए सिंपल एग्जांपल्स हैं. गोल्ड को देख लेते हैं. मैं आपसे पूछता हूँ गोल्ड में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप बता दो कि नीचे वाला नंबर देख के सर 8 है, इसमें क्या मुश्किल है. अच्छा, इसी तरह मैं आपसे बोलूँगा गोल्ड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या जवाब होगा इस बात का? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन द गोल्ड न्यूक्लियस? कैसे आ जाएगा? 197 minus 79. राइट. सो आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस कर लेते हो. सो 197 माइनस 79 किया तो गोल्ड के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए, और हमने निकाला 118. हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं. प्रोटॉन्स इसमें 79 है, 79 प्रोटॉन्स एंड 118 न्यूट्रॉन्स. एंड देन गो टू द लास्ट एग्जांपल. यूरेनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं भाई? 92. सिंपली नीचे वाला नंबर देख के. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले? 238 माइनस 92 किया तो मेरे पास 146 आया. मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गए, मतलब मुझे एटम की कंपोजिशन मिल गई. और अगर हम मुझसे पूछते हैं कि ये न्यूट्रल एटम है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बता देंगे 238 ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी 92 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई. आगे चल सकते हैं. अब हम आइसोटोप्स को डिस्कस कर लेते हैं. ये तीनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं. ये तीनों एलिमेंट्स एक ही एटम के हैं, एक ही एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है ये तीनों के तीनों? ये तीनों हाइड्रोजन है. ऑल ऑफ देम आर हाइड्रोजन, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इन तीनों पिक्चर्स के अंदर आपको हाइड्रोजन का ही एटम नजर आ रहा है, राइट? बट व्हाट इज slightly different and what are the similarities in all of these atoms? Can you explain? Can you identify what are the similarities in all? Different number of protons. So हमारे पास नीचे की बनी हुई है कि रेड वाला पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है. पहले वाले में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है. दूसरे वाले में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है. तीसरे वाले में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है. So this means all of them have one proton. Okay. Then अगर अब आप देखते हैं कि सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो देर ऑल न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली सेम ही है. ग्रीन वाले आपके इलेक्ट्रॉन है वो भी 111 ही है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इफ द एटम इज न्यूट्रल. बट देन व्हाट आर द डिफरेंसेस? व्हाट आर द डिफरेंसेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ दीज एटम्स? डिफरेंस आइडेंटिफाई करना मेन चीज है. सिमिलैरिटी तो पता चल गई, डिफरेंस क्या है? पहले वाले में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? बोलो बच्चों, पहले वाले में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? नजर आ तो रहा है, उसका सिंबल भी लिखा हुआ है. 1 - 1 करके बता भी सकते हो, डायग्राम देख के भी बता सकते हो कितने न्यूट्रॉन्स हैं. Zero, sir. 0. 0 है. अच्छा, तो पहला वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 1, उसको हम वैसे भी कहते हैं प्रोटियम या प्रोटॉन ही बोल देते हैं बेसिकली, बिकॉज इट्स सिंपली जस्ट वन प्रोटॉन इन द सेंटर, दैट्स इट. An electron orbiting the proton, that's it. That's what hydrogen 1 is. And then there is hydrogen 2, which you call deuterium. So what's different in this one? इसमें प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ गया. अब एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे 1 है. ये ऊपर 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन मिला के 2 आता है, तो यहाँ पे इसका मास नंबर या इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 2 आ रहा है, राइट? व्हाट अबाउट द थर्ड वन, ट्रिटियम? ट्रिटियम के अंदर आपके पास एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन नंबर तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला नंबर, मास नंबर डिफरेंट क्यों है? बिकॉज देयर इज 1 प्रोटॉन एंड देन देयर इज 2 न्यूट्रॉन्स ओवर हियर, so टोटल 3 आ गया न्यूक्लियॉन. बट द पॉइंट इज कि ये तीनों एक ही एलिमेंट है. अब एक एलिमेंट होने की क्या रिक्वायरमेंट है? समझ में आई बात? इफ यू वांट टू कॉल ऑल 3 ऑफ देम हाइड्रोजन, व्हिच वी आर कॉलिंग, हम कह रहे हैं तीनों हाइड्रोजन ही है, तो इन तीनों को हाइड्रोजन बोलने की रिक्वायरमेंट क्या है? हाइड्रोजन के अंदर क्या चीज है जो चेंज कभी नहीं होती? उसका क्या चीज चेंज नहीं होती? क्या Proton चीज है जो number. तीनों में सेम है? प्रोटॉन नंबर. यस, वेरी गुड. सो इफ प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर मेरे एलिमेंट का नाम ही चेंज हो जाएगा. अगर इसमें ऑल ऑफ अ सडन 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इट विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड हाइड्रोजन एटम, इट विल ऑल ऑफ अ सडन बिकम हीलियम एटम. वी विल कॉल इट हीलियम. उसका नाम ही बदल देंगे हम. जैसे आपका एक CNIC नंबर होता है,
और यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, गवर्नमेंट के पास आपका आईडी होता है ना, तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपका किसी और सिटीजन से मैच नहीं होता। इसी तरह पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 90+ एलिमेंट्स हैं, सबकी क्या चीज़ यूनिक है, हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से क्या चीज़ यूनिक है, उनका प्रोटॉन नंबर यूनिक है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2 हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं। अब कार्बन में 8 प्रोटॉन नहीं हो सकते। जिस चीज में 8 प्रोटॉन है, यू जस्ट बाय डिफॉल्ट कॉल इट ऑक्सीजन, right? But there could be other differences, and those other differences could be the number of neutrons. Now all of them have the same number of protons, but what is different about them? They have different number of neutrons. तो हम कहते हैं ये सेम एलिमेंट है, ये तीनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि ये सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। दे आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नियॉन की एग्जांपल ले लिया आपके सामने, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब नियॉन 20 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और नियॉन 21 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और नियॉन 22 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही है, 10 10 10। यस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले वाले में कितने हैं? 10। दूसरे में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 11 11। और तीसरे वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। So all of them have 10 protons. That's why we are calling them neon. They are all the same element. All the atoms, or they are the nuclei of the same element. But they have a different number of neutrons. So we say they're all different isotopes of the same element, neutron. तो isotopes की definition आ गई आपके पास। Isotope की definition आ गई। Isotopes की definition ये लिखी हुई है, simple सी definition है। They are nuclei of the same element, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर हमने कहा था कि वो अगर न्यूट्रल होगा, अगर एटम आपका न्यूट्रल होगा, तो वो क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड देन फर्दर मोर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। तो अगर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया, राइट? बट देन इफ एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस देन? इफ एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? देन डू यू कॉल इट एन एटम और इज इट कॉल्ड समथिंग एल्स? बताओ। अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या लूज कर ले, then do we call it an atom or do we call it an ion? हम कह देते हैं इसे आयन, राइट? तो हमारा जो एटम है then it's no longer neutral. Now if it is gaining electrons, then obviously it has more electrons than protons. तो हम कहते हैं यार इस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, अगर वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, और प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सो वी कॉल इट अ पॉजिटिव आयन। हम कहते हैं कि वो एटम जो है वो पॉजिटिव हो गया चार्ज। अच्छा, अब उस पर कितना पॉजिटिव एटम है या कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? सिंपल सी बात है, या तुम्हारे पास ये नियॉन है, नियॉन के अंदर लेट्स सपोज एक नियॉन का ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमें पता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है? 0। अब मैं कहता हूं ऑल ऑफ अ सडन इसने एक प्रोटॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। प्रोटॉन तो कभी भी लूज नहीं होता यार। तो अब इस पे चार्ज कितना होगा? कैन समवन टेल मी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस नियॉन एटम नाउ? +1 +1। आगे पूरी बात करो, 1 के आगे क्या लिखना होता है? E। और अगर मुझे कूलम में निकालनी हो ये चार्ज की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा +1 ×
वैल्यू ऑफ ई, और ई की वैल्यू क्या है, पढ़ी हुई है ई की वैल्यू, है ना? क्या वैल्यू पढ़ी हमने ई की? 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो प्लस 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 ही आंसर आएगा, राइट? अच्छा, लेकिन अगर ये इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 हो, एक मिनट रुकना, मिटा के दूसरी एग्जांपल देता हूँ। सो अगर इसमें हो प्रोटॉन, लेट मी राइट दिस डाउन, 10 प्रोटॉन हो लेकिन इलेक्ट्रॉन हो 7। अब इस पे चार्ज कितना है? व्हाट इज द चार्ज? प्लस 3e। तो अब ओवरऑल कूलम में चार्ज कैसे निकाल सकते हो? 3 इंटू 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस साइन डाल दो, फिर 3 इंटू 1.6 होता है 4.8, तो आंसर आ जाएगा प्लस 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट? यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हो किसी भी एटम के ऊपर, कूलम्स में, एग्जैक्ट कूलम्स में चार्ज निकाल सकते हो बाय जस्ट फर्स्ट टेकिंग द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस निकाल सकते हो, और फिर डिफरेंस को ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है वो साथ में इंक्लूड कर लो, तो चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये बात याद रखो कि आपके जो आइसोटोप्स है ना, अच्छा आयंस की बात कर लेते हैं पहले। आयंस जो है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बिकॉज में न्यूक्लियस में तो कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन जो आपके आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल डिपेंड, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तीनों देखो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे, जितने भी आइसोटोप्स होंगे। ऑल हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, सो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस और केमिकल बॉन्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं H2O, और जो हमारे यूनिवर्स में मेजोरिटी में जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो इससे बना हुआ होता है, दिस इज नॉर्मल वाटर। बट जो ड्यूटेरियम से वाटर बना हुआ होता है तो वो भी H2O ही, केमिकली तो उसको आप ऐसे ही लिखते हो, बट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हैवी वाटर। Any idea why we are calling it heavy water? And it's actually heavier, इसकी density ज़्यादा होती है। So one of the physical properties that is different between isotopes is the density. Density different होती है। इसकी Boiling point विस्कोसिटी बहुत कम होती है। नहीं, वैसे ही heavy का मतलब क्या होता है? या इसकी density ज़्यादा होती है वाले पानी की। पानी सेम है, like overall you can drink it and everything, but it's heavy. Heavy water कहते हैं इसे, क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 से नहीं बना हुआ, हाइड्रोजन 2 से बना हुआ। ओके, आर वी क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, तो हमने Yes. आइसोटोप के बारे में पढ़ लिया, अब और क्या पढ़ना है? थोड़ा स्लो चलें आज हम, मेरा ये आइडिया था कि ये चैप्टर हम ज़्यादा कवर कर लेंगे, बट अब हम न्यू टेरिटरी में दाखिल होंगे कल वाली अगली वाली क्लास से। मैं हो सकता है संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखूं, बिकॉज हमारी लास्ट वीक क्लास मिस हुई थी। तो ये जो है ना, ये फैमिली ऑफ पार्टिकल्स है, ये बहुत सारा लंबा आपको लग रहा होगा देखने में कि इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। आपको इस तरह नहीं याद करना, हम इसका एक बहुत प्यारा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे इस तरह करके। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ पार्टिकल्स, वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम नोट्स वगैरह भी पढ़ लेंगे। आज हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की, बट मोस्ट ऑफ देम वर योर ओ लेवल्स और IGCSE रिवीजन, आई बिलीव कुछ नई बातें कम थी। ठीक है, सो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में जो है ये चैप्टर पढ़ते हैं आगे, और कोशिश करके इसको कंप्लीट भी करते हैं। ठीक है, 30-40% हुआ है चैप्टर तकरीबन, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा रहता है। कल थोड़ा स्पीड में चलेंगे कल, लेकिन ज़रा न्यू चीज़ें पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, बेरियंस क्या होते हैं, मीजॉन्स क्या होते हैं, एंड देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो डिफरेंट पार्टिकल्स आप पढ़ते हो ये कौन से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अल्फा बीटा गैमा डिके के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन दैट्स बेसिकली द चैप्टर। ठीक है, चलें जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।